किस डीप कंसंट्रेशन के साथ कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निक को अप्लाई करते हुए आपने पैसेज को समझना है। जो इम्पोवरिश फैमिली से होते हैं उनको तो एजुकेशन का हक भी नहीं मिल पाता बिकॉज देयर पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड द फीस। जो जो ऑप्शन आपका सेकंड को कवर कर रहा है वो सबसे पहले आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो ए और सी एकदम एलिमिनेट हो गए। समझोगे पहले बात तो यार मैम ये क्वेश्चन कौन से जॉनरे का है? ये क्वेश्चन आपका समवेयर पैराडॉक्स बता रहा है कि महंगाई बढ़ गई है और ब्रेड की कॉस्ट बढ़ गई है, लेकिन तब भी ब्रेड को सबसे ज्यादा क्यों खरीदा जा रहा है? शाम के आर्गुमेंट का सेंट्रल आइडिया था कि सेडिशन को रिमूव कर देना चाहिए इंडिया में से भी या बाकी की कंट्री में से भी, क्योंकि यूके से रिमूव हो चुका है और सेडिशन जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है। दैट वाज अ सेंट्रल आइडिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू क्लैट। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। लॉजिकल रीजनिंग के आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं केसलेट्स डिस्कशन। जिस टाइप से क्लैट में आपको लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरह से आपको क्वेश्चंस पे अटैक करना है, किस डीप कंसंट्रेशन के साथ कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निक को अप्लाई करते हुए आपने पैसेज को समझना है और ड्यूली क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है, ये सब कुछ आज हम जानेंगे विद द वे ऑफ एप्लीकेशन ऑन द प्रिंसिपल्स एंड पैसेजेस। तो सबसे पहले मूव करते हैं सबसे पहले पैसेज पर। पैसेज की इंफॉर्मेशन क्या कहती है पहले वो जानना बहुत जरूरी है। तो प्रेजेंटली अगर देखें तो इंडिया के जो बच्चे हैं, इंडिया किड्स रिजर्व एन ऑप्शन टू गेट एट एनी रेट लॉन्ग पीरियड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। The biting question is whether it will stay on paper or become a reality। तो जो प्रेजेंट इंडिया के जो बच्चे हैं वो एक ऑप्शन हमेशा रिजर्व करते हैं कि वो किसी भी रेट पर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन से गेट अवे हो जाएं। इस केस में दे रिजर्व एन ऑप्शन टू गेट एट एनी रेट इन द लॉन्ग पीरियड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। और इस केसेस में समझ में आता है कि कितना लंबा ये टिकने वाला है पेपर या रियलिटी में। One barely needs an update that this privilege is not as same as the others cherished in the Constitution। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इस प्रिंसिपल, इस प्रिविलेज को उतने लेवल पर चेरिश नहीं किया जाता है। The recipient, a 6-year-old kid, can't request it, nor she or he take on legitimate conflict when the privilege is denied or even abused। तो एक 6 ईयर के बच्चे के पास ये पार ही नहीं होती है। 6 ईयर का बच्चा ये रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता, ये समझा भी नहीं सकता, ना उसके पास एक लेजिटिमेट कॉन्फ्लिक्ट है, एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है कि ये प्रिविलेज उसको देनी चाहिए या ये प्रिविलेज अब्यूज होनी चाहिए। ऑल टुगेदर केसेस की अगर बात करें तो ये हमारी एक ग्रोन अप सोसाइटी है विच शुड फॉलो अप फॉर द बेनिफिट ऑफ अ यंगस्टर। तो ग्रोन अप सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें बच्चों से भी रेगुलर फीडबैक लेते रहना चाहिए, फॉलो अप करना चाहिए। In another eccentricity where a youngster's entitlement to schooling is denied, अगर एक तरफ हम देखा जाए तो कुछ बच्चे होते हैं जो impoverished family से होते हैं, उनको तो एजुकेशन का हक भी नहीं मिल पाता because their parents cannot afford the fees। तो यहां पर बोला है कि एक यंगस्टर का एंटाइटलमेंट होता है स्कूलिंग पे, कहीं तो वो भी बच्चे को डिनाई किया जा रहा है। No remuneration offered later can be sufficient or significant। तो बाद में चल के कोई भी remuneration अगर आप बच्चे को ऑफर कर रहे हैं तो that is later cannot be either sufficient and even cannot be significant। This is so on the grounds that the adolescence doesn't last। That is why बच्चों में वो बचपना या adolescence last नहीं करता है। On the off chance that a fight in court battled in the interest of a youngster, अगर ऑफ चांस में देखें इस टाइप को अगर हम लोग कोर्ट में लेके भी जाते हैं इस मुद्दे को, battled in the interest of a youngster is in the end won, अगर हम जीत भी जाते हैं यंगस्टर, अगर हम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पिटिशन लेके भी जाते हैं, एट द एंड ऑफ द डे अगर ये विनिंग सिचुएशन भी हो जाती है पिटिशन के केस में, it is very well might be of a little use to the kid or a young lady on the grounds that the chance missed at school during adolescence can't fill the similar need further down the road। तो मतलब अगर फ्यूचर में जाकर लॉ में चेंज आता भी है तो आप बच्चे का बचपन तो फिर भी नहीं लौटा पाओगे क्योंकि वो तो समय से निकल चुका है, वो तो हाथ से निकल चुका है। तो ये बोल रहा है कि इससे बच्चे को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला या किसी बच्ची को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि जो चांस ऑलरेडी मिस हो चुका है वो वापस दोबारा लौट कर नहीं आएगा, जो समय निकल चुका है वो वापस लौट के नहीं आएगा। This might be horrendously valid for young ladies। horrendously valid का मतलब है बहुत ही negatively valid कह रहा है ऑथर यहां पर for young ladies। किस ग्राउंड पर? कि हमारे जो जनरल पब्लिक लाइसेंसेस होते हैं, आर जनरल पब्लिक लाइसेंसिंग देम जस्ट अ शॉर्ट यूथ। तो वहां पर लड़कियों का बचपन तो और जल्दी चला जाता है, उस सेंस में ऑथर बोलना चाहता है ये। इफ बाय एनी मीन्स द प्रिविलेज टू स्कूलिंग, RTE जो राइट टू एजुकेशन आपका कहता है, राइट टू एजुकेशन ने कहा था कि यार हर बच्चे को प्राइमरी लेवल तक एजुकेशन देना, इवन सेकेंडरी है टिल क्लास 8, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना,
गवर्नमेंट स्कूल्स में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना. दैट वाज कवर्ड इन आरटीई एक्ट अंडर आर्टिकल 21. तो इसने कहा राइट टू एजुकेशन हैज बिकम अ लॉ एट अ पॉइंट इन इंडिया सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस व्हेन द शॉकिंग एक्ट ऑफ फीमेल चाइल्ड मर्डर हैज रीइमर्ज्ड एज अ फीटिसाइड. तो आरटी, एक तरफ हम आरटी लेके आ रहे हैं, एक तरफ हम राइट टू एजुकेशन लेके आ रहे हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी फीमेल फीटिसाइड्स के रेट्स इंडिया में इतने बढ़ चुके हैं. फीमेल फीटिसाइड्स का मतलब है बच्चियों को यूट्रस में, वूम्ब में ही मार देना. तो वो एक जगह पर फीमेल चाइल्ड मर्डर हैज री-इमर्ज्ड एज अ फीटिसाइड. This is indicative of more profound strife in the public eye, which is intensifying the customary impediments to the training of young ladies. Impediments का मतलब होता है challenges. तो ऑथर यहां पर कहना चाहता है कि ये एक्चुअली एक इंडिकेटर है जहां पर लोगों को एज एन आई ओपनर देखना चाहिए, पब्लिक आई ओपनर होना चाहिए, ये जो इंटेंसिफाई करता है कि हमारे कस्टमरी कितने ज्यादा, इतने सारे दशकों से, इतने सारे सालों से, जो राजा राम मोहन रॉय के टाइम पर भी था, सती प्रथा सिस्टम था, तो कह रहे हैं जो कस्टमरी चैलेंजेस चलते आ रहे हैं विमेन के अगेंस्ट, वो आज भी कंटिन्यू है डाउन द लाइन समवेयर इन द केसेस ऑफ ट्रेनिंग ऑफ यंग लेडीज. तो ये एजुकेशन के मामले में भी अभी भी एक इंपेडिमेंट बन के खड़ा है हमारे सामने. Persevering bias against the scholarly capability of young ladies stumbles into our social variety. हमारे social stigma में embedded हो चुका है ये बुरी तरह से कि जनरली जो आपके ऐसे एजुकेटेड फैमिलीज नहीं होते हैं या जो अगेन पुअर फैमिलीज होते हैं वो जनरली गर्ल एजुकेशन को प्रमोट नहीं करते हैं. तो दैट इज अ चैलेंज फॉर द गर्ल एजुकेशन एज वेल. तो परसेवरिंग द बायस जो अगेंस्ट जा रहा है यंग लेडीज के केपेबिलिटी को लेकर, जो शक करता है कि यार ये पढ़ के क्या ही कर लेंगी, जैसे मूवीज में सुनाते हैं कि यार चूल्हा चौका कर लेंगी, पढ़ लोगे क्या कर लोगे, उस टाइप के जो माइंडसेट्स होते हैं, दैट स्टम्बल्स इनटू आवर सोशल वैरायटी एंड द अरेंजमेंट ऑफ ट्रेनिंग हैज नॉट हैड द ऑप्शन टू एड्रेस इट. और इस तरह से इस इशू को अभी तक भी ड्यूली एड्रेस नहीं किया. तो दैट इज अनदर चैलेंज. अगर ऑथर का टोन समझे तो काफी ज्यादा यहां पर ऑथर का जो टोन है वो काफी विचलित जैसा है, क्रिटिकल टोन भी नहीं, कंसिडरेट टोन है ऑथर का यहां पर. और लास्ट में एक नेगेटिविटी से एंड किया दैट सम चैलेंजेस आर स्टिल परसिस्टिंग इन टुडेज वर्ल्ड. मूविंग अहेड विद द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following accompanying assertions passes on the induction of the passage? तो assertions के लिए पूछा है which of the following assertions can be well suited to the passage. तो क्योंकि ये accompanying assertions पूछ रहा है passage से relate करके, तो this is basically your disguised question for inference only. तो ये आपसे इंफरेंस मांग रहा है कि पैसेज के इंडक्शन के मीनिंग से आपको क्या फॉलोइंग असर्शन मतलब कि दावे के साथ आप क्या बोल सकते हो, दावे के साथ आप इंफरेंस लगा सकते हो. तो कौन सा ऑप्शन यहां पर पैसेज की असर्शन के हिसाब से, पैसेज के इंफरेंस के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठेगा. फर्स्ट ऑप्शन ने कहा जो लॉफुल बैटल हुआ है स्कूलिंग ले जाने के लिए यंगस्टर्स को इज रेगुलरली एक्सटेंडेड एंड रिस्ट्रिक्टिव. तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है कि हाँ, यंगस्टर्स को स्कूलिंग भेजने में इंपेडिमेंट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं. कंसिडरेबल ऑप्शन हो सकता है. बी ने कहा सोसाइटी हैज अ डिलिजेंट बायस, सोसाइटी का एक डिलिजेंट बायस रहा है अगेंस्ट द स्कॉलरली कैपेबिलिटीज ऑफ द यंग लेडीज. नाउ दैट वाज मेंशन इन द पैसेज. ये वाली बात क्लियरली अलग तरह से पैसेज में मेंशन थी. तो यंग लेडीज पे ज्यादा चैलेंजेस हैं और सोसाइटी का एक डिलिजेंट बायस है दैट दे डोंट अलाउ देम, इज द बेटर आंसर देन ए आई वुड से. तो इस केस में हम ए को एलिमिनेट कर सकते हैं, बी को इस टाइम पे कंसिडर कर सकते हैं. कोई भी एडिक्वेट सब्स्टिट्यूट नहीं बना है इंस्ट्रक्शन का यूथ के एरियाज में, यूथ के बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए कोई एडिक्वेट मीडियम ही नहीं है जहां पे हम बच्चे को एजुकेट कर सकते हैं. दैट्स टू एक्सट्रीम चॉइस एंड नॉट बीन डिस्कस्ड इन द पैसेज. तो ये भी आपका एलिमिनेशन में जाएगा. डी ने कहा एडल्ट्स कांट बी डिपेंडेड अपॉन टू द बैटल्स. मतलब आप एडल्ट्स पे विश्वास ही नहीं कर सकते हो, इस बैटल से जीतने के लिए आप एडल्ट्स पे भरोसा नहीं कर सकते हो कि वो लोग कभी बच्चों के लिए कुछ करेंगे. पैसेज ने कहा था एडल्ट्स को करना चाहिए, एडल्ट्स कभी कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, दे आर इनकेपेबल ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज. अगेन एन एक्सट्रीम एंड हार्श ऑप्शन दैट वाज इवन नॉट डिस्कस्ड इन द पैसेज. तो इस तरह से एक अपने पास जब हम बी और ए को कंपेयर करेंगे तो जब कभी भी ऐसे क्रॉस रोड ऑप्शंस आए जो अक्सर बच्चों को आते हैं, बच्चे बहुत बार बोलते हैं कि मैम दो ऑप्शंस बहुत क्लोज लगते हैं, हम दो को बहुत इजीली एलिमिनेट कर पाते हैं. तो यही मैं बोलती हूं आपको ऑप्शंस को और ज्यादा ग्रिल करना है. अभी तक अगर आपने धीमी आंच पे क्वेश्चन को ग्रिल किया था, आप थोड़ी सी आंच बढ़ा दीजिए, अपना डिलिजेंट व्यू पॉइंट और ज्यादा ले आइए, और ज्यादा केयरफुली ऑप्शंस को स्क्रूटिनाइज करिए, तो आपको समझ में आएगा. जैसे ए भी बिल्कुल सही लग रहा था बट बी वाज अ बेटर ऑप्शन एंड मोर रिलेटेबल.
to the passage information, therefore B would be suitable. अगला क्वेश्चन, which of the following accompanying assertion passes on the vital message of the passage? तो पैसेज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज था उसके ऊपर ऑथर की क्या इंफरेंस है? तो इंफरेंस के क्वेश्चंस कभी कभी आपको होलिस्टिकली पूरे पैसेज पे भी पूछे जा सकते हैं। इंफरेंस के क्वेश्चन कभी कभी आपको किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ, किसी पर्टिकुलर लाइन का इंफरेंस इस तरह से भी पूछे जा सकते होते हैं। तो यहां पर पूछा है कि यार पैसेज का जो मेन मैसेज है, जो वाइटल मैसेज है, उसको लेके क्या इंफरेंस आप निकाल सकते हो। यहां पर ऑप्शंस है आपके पास, द अरेंजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड एड्रेस द इशू ऑफ राइट टू स्कूलिंग, मतलब कि जिस तरह से इंस्ट्रक्शन हम बच्चों को दे रहे हैं स्कूल में, उसको एड्रेस करना चाहिए कि बच्चों के पास राइट टू स्कूलिंग है। राइट टू स्कूलिंग वाज नॉट डिस्कस्ड एज सच इन द पैसेज। इंडिया हैज प्रोक्लेम्ड दैट स्कूलिंग इज मैंडेटरी फॉर इट्स किड, कि इंडिया ने यह दावा किया है कि स्कूलिंग हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वाज नॉट इवन स्टेटेड इन द पैसेज, तो ये आपका आउट ऑफ स्कोप ऑप्शन में जाना चाहिए। The right to instruction, especially for a young lady kid, should be protected, कि मतलब उनका जो right to instruction है, जो young ladies का right to education है, उसको protect करना जरूरी है। ठीक है, कंसिडर इसको कर सकते हैं हम लोग। डी, एडल्ट सोसाइटी काफी एंथुजियास्टिक नहीं लग रही है कि वो कैसे एग्जीक्यूट करेगी द प्रिविलेज टू ट्रेनिंग। प्रिविलेज टू ट्रेनिंग मेंशन था पैसेज में, प्रिविलेज टू ट्रेनिंग को राइट टू एजुकेशन से रिलेट करके समझाया, and the adults are not taking the appropriate steps also। तो यहां पर भी क्योंकि सी और डी में क्लोज कॉल्स हैं और डी पैसेज से बेटर रिलेट कर पा रहा है, therefore D will be correct and C will be the incorrect option। D को अगर आपने रिविजिट करना है तो एक बार यहां पर भी देख लेते हैं। It was mentioned, ये रहा, that the privilege to schooling RTE has become a law at a point in India's set of experiences, जहां पर ये शॉकिंग है कि फीमेल चाइल्ड को फीटिसाइड किया जा रहा है, पब्लिक आई को खोलना जरूरी है, इंपेडिमेंट है और कस्टमरी इंपेडिमेंट है। तो ये सब चीजों के लिए अगेन द पीपल आर रिस्पॉन्सिबल, द एडल्ट पॉपुलेशन इज रिस्पॉन्सिबल, तो देयरफॉर डी वाज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एज इंडिकेटेड बाय द पैसेज, जैसा कि पैसेज में गिवन था, व्हाट कुड बी द कस्टमरी impediments of the training of young ladies। तो क्या क्या कस्टमरी मतलब कि एज ओल्ड क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं जब भी हम लोग छोटी बच्चियों को एजुकेट करने के एरिया में जाते हैं। नंबर 1, bias against the scholarly capability of young ladies, that's entirely correct answer, consider कर सकते हैं, it could be correct। Inability of guardians to take on a lawful conflict when the privilege to training is denied to their kids। इसने कहा जब बच्चे को राइट टू एजुकेशन नहीं मिलता, जब बच्चे को ये राइट टू एजुकेशन डिनाई किया जाता है, तो गार्डियंस बेचारे कोई भी लॉफुल कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा पैसेज में इतना सा भी डिस्कस नहीं हुआ था, तो ये तो भाई सही नहीं है इन्फरेंस। थर्ड, इम्प्रॉपर अरेंजमेंट है स्कूलिंग के, यस दैट वाज डिस्कस्ड इन द पैसेज, करेक्ट, कुड बी करेक्ट। कस्टमरी पर्सपेक्टिव है लोगों का कि यंग लेडीज जो हैं उनको जॉब नहीं करने देना, अबाउट द यंग लेडीज जॉब सोसाइटी, तो उनको एक प्रॉपरली फ्लरिश नहीं करने देना, ये कस्टमरी प्रॉब्लम है, वो भी एग्जांपल दिया है ऑथर ने। तो ये 3 इन्फरेंसेस हम ले सकते हैं, 1, 3 एंड 4, दैट विल मेक डी द करेक्ट आंसर, क्योंकि वहीं पर ये तीनों मेंशन है। जो जो ऑप्शन आपका सेकंड को कवर कर रहा है वो सबसे पहले आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो ए और सी एकदम एलिमिनेट हो गए, इनफैक्ट बी भी हो गया, क्योंकि जहां जैसे ही आप श्योर हो गए कि सेकंड तो डेफिनेटली फॉल्स है, तो वहां पर जहां जहां सेकंड को ट्रू बोल रहे हैं उनको आप क्विकली एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है राइट आंसर कौन सा है पैसेज के हिसाब से जो ट्रू इंफॉर्मेशन में होगा। अगला क्वेश्चन, पैसेज को अगर कंसर्न करेंगे तो थिंक अबाउट द अकॉम्पनिंग एक्सप्लेनेशंस, कौन सी बेस्ट एक्सप्लेनेशन रहेगी पैसेज के मीनिंग्स के हिसाब से, कौन सा यहां पर ट्रू स्टेटमेंट में जाएगा। फर्स्ट कहता है राइट टू ट्रेनिंग एज अ लॉ कांट बी ऑथराइज्ड इन द कंट्री, कि राइट टू ट्रेनिंग जो हो रहा है वो एक लॉ है और इसको इंडिया में हम ऑथराइज नहीं कर पा रहे। अगर इंडिया में ऑथराइज नहीं करते तो हम आरटीई लेकर ही क्यों आते? राइट टू एजुकेशन फिर तो इंडिया में आना ही नहीं चाहिए था, लॉ तो बन चुका है ऑलरेडी, लॉ अप्लाई ठीक से नहीं हो रहा, पैसेज वो कहीं पर ये हमारा एक लाइमलाइट इस पॉइंट पर थ्रो करना चाहता था। तो ये गलत आंसर है कि लॉ अप्लाई नहीं हो सकता, लॉ बन ही नहीं सकता ऑन एजुकेशन। सेकंड ने कहा जब किड्स को डिनाई किया जाता है ट्रेनिंग
तो ग्रोन अप सोसाइटी डजंट फॉलो अप इन द इंटरेस्ट ऑफ देम। एडल्ट्स, द ग्रोन अप सोसाइटी, सेम जो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया क्वेश्चन में कि अगर बच्चों को ये हक बच्चों को नहीं दिया जाता है तो जो एडल्ट्स हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए, लॉ नहीं बन रहा या लॉ बन चुका है ढंग से अप्लाई नहीं हो रहा। तो वो लूप होल्स पैसेज ने डिस्कस करे थे। दैट विल मेक सेकंड द ट्रू स्टेटमेंट एंड फर्स्ट द फॉल्स वन। क्योंकि फर्स्ट फॉल्स है सेकंड ट्रू है तो इसमें पूछा है कि कौन सा राइट है, मेकिंग बी द करेक्ट आंसर। बाकी के ऑप्शंस आपके क्लियर एलिमिनेटर्स में जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन, पैसेज के हिसाब से सोचिए कौन सा अकॉम्पनिंग आर्टिकुलेशन होना चाहिए। ना आर्टिकुलेशन इज समवॉट मीनिंग अलोंग द लाइंस ऑफ एक्सप्लेनेशन और मे बी इन्फरेंस ओनली, कि पैसेज पढ़ के आपने क्या आर्टिकुलेट किया, पैसेज पढ़ के आपने क्या एक पॉसिबल कैलकुलेटेड अजम्पशन निकाला। तो क्या क्या आर्टिकुलेशन हो सकती हैं पैसेज के हिसाब से। पहले ने कहा अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल इंक्लूसिव इंस्ट्रक्शन, जो हमारा ट्रेनिंग फ्रेमवर्क है हमारे नेशन के अंदर, इसको इतना ज्यादा बढ़िया बना दो, इतना डिफरेंट बना दो, इसको इतना ज्यादा इंडिस्टिंग्विशेबल बना दो फ्रॉम दैट ऑफ द क्रिएटेड नेशन। तो मतलब ये ऑप्शन कह रहा है कि फ्रेमवर्क को बहुत ज्यादा बढ़िया बना दो, द करिकुलम एंड एवरीथिंग इसको बढ़ा दो, बहुत बढ़िया बना दो एज कंपेयर टू द नेशंस। तो कंपैरिजन वाज नॉट शोन, देयरफॉर दिस कैन नॉट बी द ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड ने कहा राइट टू स्कूलिंग एक लेजिटिमेट राइट है, एक हक है हर बच्चे का, पैसेज ने भी डिस्कस किया था। एंड ये कोई प्रिंसिपल राइट नहीं है लेकिन ये लेजिटिमेट राइट है। लेजिटिमेट राइट के बारे में इवन पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ ने भी डिस्कस किया था, दैट इट इज वेरी मच लेजिटिमेट। इट वाज मेंशन्ड समवेयर ओवर हियर कि it an old quid can't be request nor she or he can take on a legitimate conflict when privilege is denied to them, that means their right is there, that was mentioned over here। और constitution में भी mention है as a fundamental right, so that's why it's a legitimate right and not a principal right, making second the true articulation। that will make again be the correct answer। बाकी के options आपके eliminators में जाने चाहिए। अगला question, ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन के टाइम पर ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है कि जो फूड के प्राइसेस होते हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, फूड के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं इवन एज इनकम्स डिक्रीजेस, लोगों की इनकम डिक्रीज हो रही है तभी डिप्रेशन है। सरप्राइजिंगली हाउएवर रिसर्चर्स ने डिटर्मिन किया कि डिप्रेशन के दौरान 5% इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ ब्रेड, तो एक तरीके से एक ब्रेड की कॉस्ट में भी 5% इंक्रीज हो जाएगा फूडिंग के कॉस्ट में। एग्जाम्पल ब्रेड का दिया है, द लोएस्ट सोशियो इकोनॉमिक क्लास एक्चुअली इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ ब्रेड परचेज पर कैपिटा बाय 3%। तो अगर हम लोग बात करें अगर 5% ब्रेड का प्राइस भी बढ़ गया तो सबसे ज्यादा जो इम्पोवरिश फैमिली है, जो सबसे ज्यादा लो क्लास फैमिलीज है, लोएस्ट सोशियो इकोनॉमिक फैमिलीज है, एक्चुअली उनका ब्रेड का परचेज बाकी बढ़ जाएगा, अमाउंट ऑफ ब्रेड दे हैव परचेज बाय 3%। पर कैपिटा का मतलब है पर पर्सन ब्रेड खरीदना उनका बढ़ जाएगा अगर 5% ब्रेड का कॉस्ट इंक्रीज हो गया है इकोनॉमिक डिप्रेशन के दौरान। Which of the following hypothesis best accounts for the research finding? तो कौन सा hypothesis यहां पर रिसर्च की फाइंडिंग्स को सबसे बेस्ट रीजन देगा। तो अब आप समझोगे पहले बात तो यार मैम ये क्वेश्चन कौन से जॉनरे का है। ये क्वेश्चन आपका समवेयर पैराडॉक्स बता रहा है कि महंगाई बढ़ गई है और ब्रेड की कॉस्ट बढ़ गई है लेकिन तब भी ब्रेड को सबसे ज्यादा क्यों खरीदा जा रहा है जबकि कॉस्ट तो ब्रेड की बढ़ चुकी है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आर गिवन टू यू और इस मिस्ट्री को रिजॉल्व करते हैं हम लोग पैराडॉक्स की टेक्निक से। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। Not all the food costs increase during the depression. Some food items actually become less expensive. तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं falsifying premises वाले हमेशा गलत आंसर्स होते हैं। इसने कहा नहीं नहीं यार सब लोगों की कॉस्ट तो बढ़ी ही नहीं है, कुछ कुछ तो सस्ते हो गए हैं। पैसेज ने बोला है ना सब महंगे हो जाते हैं, तो इसका मतलब है ये falsify कर रहा है premises को, गलत आंसर में जाएगा। क्योंकि ब्रेड की कंजम्पशन इंक्रीज नहीं हुई है सेम परसेंटेज से एज द कॉस्ट, पीपल आर लाइकली कंज्यूमिंग मोर ऑफ अदर फूड। इसने कहा लोग बाकी की चीजें खा रहे हैं, ब्रेड कम खा रहे हैं। अगर ब्रेड कम खा रहे हैं तो 3% पर पर्सन ब्रेड की कॉस्ट क्यों, ब्रेड की परचेज क्यों इंक्रीज हो गई है। तो ये फर्स्ट लाइन भी जो थी वो पैसेज को फॉल्सिफाई कर रही है कि क्योंकि ब्रेड की कंजम्पशन इंक्रीज नहीं हुई तो 3% पर पर्सन क्यों खरीद रहा है एक्स्ट्रा। अगेन इनकरेक्ट आंसर।
जब इनकम डिक्रीज हुई, ठीक है, यहां तक बिल्कुल सही चल रहा है, पीपल आर टिपिकली फोर्स्ड टू स्पेंड अ लार्ज पोर्शन ऑफ देयर इनकम ऑन द बेसिक नीड्स सच एज फूड एंड हाउसिंग। तो इसने कहा जब आपकी इनकम डिक्रीज हुई तो लोगों को जबरदस्ती फूड और हाउसिंग पे पैसे खर्चने पड़े। पॉइंट ओके। ब्रेड क्यों ज्यादा खरीद रहे हैं वो अभी तक नहीं बताया है, तो इस केस में अगेन अनरिलेटेड एंड आउट ऑफ स्कोप ऑप्शन एंड नॉट रिजॉल्विंग योर पैराडॉक्स। डी, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे ज्यादा महंगा फूड, मतलब ब्रेड माना बढ़ गई है 5%, लेकिन दालें भी 5% बढ़ी हैं, सब्जियां भी 5% बढ़ी हैं, फल भी 5% बढ़े हैं, और वो जो लोएस्ट स्ट्रैटा ऑफ सोशियो इकोनॉमिक पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, वो बाकी महंगी चीजें नहीं खरीद सकते, लेकिन ब्रेड तो वो महंगी खरीद पाएंगे, क्योंकि ब्रेड महंगी वो अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी चीजों की महंगाई वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दैट इज रिजॉल्विंग योर पैराडॉक्स एंड होल मिस्ट्री। तो वही बात बताई है कि वो बाकी एक्सपेंसिव फूड नहीं खरीद सकते, जैसे कि मीट, तो वो लोग क्या करेंगे, वो ब्रेड खा के अपना पेट भर लेंगे, ग्रेन्स खा के अपना पेट भर लेंगे। दैट इज रिजॉल्विंग योर पैराडॉक्स, मेकिंग डी द करेक्ट आंसर चॉइस। मूविंग फॉरवर्ड ऑन अनदर पैसेज, श्याम का ये कहना है कि ये काफी एक आयरॉनिकल सिचुएशन है कि यूके जिसने इंडिया में लॉ को इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के हम लोग कॉलोनीज रहे हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो काफी सारे लॉज उस टाइम पर बन चुके थे। तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो यूके की कंट्री थी, जिन्होंने इंडिया में लॉ को इंट्रोड्यूस किया, सेडिशन के लॉ को, सेडिशन इज व्हेनेवर यू आर basically criticizing the government to the extreme level that can induce the people to go against the government, जो कि protest लेके आ सकता है, जो कि peace disturb कर सकता है, public order को disturb कर सकता है, वो आपका sedition में जाता है। तो यूके की कंट्री ने सेडिशन को रिपील कर दिया है 10 साल पहले, मतलब सेडिशन इज नो लॉन्गर ऑफेंसिव इन यूके कंट्री एज पर द यूके नेशन, एज पर द पैसेज, फॉर बीइंग वायलेटिव ऑफ राइट टू फ्री स्पीच। तो उन्होंने कहा कि यूके में ये माना गया कि सेडिशन जो है वो राइट टू फ्री स्पीच के अगेंस्ट जा रहा है। राइट टू फ्री स्पीच जो हमारा फंडामेंटल राइट है, तो ये उसके अगेंस्ट जा रहा है, इसीलिए सेडिशन को वहां पर रिमूव कर दिया गया है यूके के सिनेरियो में। UK acknowledged that sedition was a product of a bygone era and had no place in the modern society when freedom of speech is considered the integral part। तो इसने कहा कि यार सेडिशन तो बीते दिनों की बात है, उस टाइम पर इसको लाया गया था और मॉडर्न सोसाइटी में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है। That is why democracy में it is very much important. It is added that this relic was now being misused in the countries previously under its rule to suppress the political dissent. इसने कहा कि इसको एक्चुअली सेडिशन के लॉ को यूज किया जाता है ताकि हम उन लोगों को दबा सके, उन लोगों की आवाज को दबा सके जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट बोलते हैं या उनको क्रिटिसाइज करते हैं, या उनके फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर सके, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट कर सके। इसीलिए सिर्फ सेडिशन को इस्तेमाल किया जाता है एज पर द पैसेज। राम का क्या कहना है, ये तो था श्याम का कहना, तो राम का क्या मानना है, इट इज हाउ एवर पर्टिनेंट, इट इज लाइक पर्टिनेंट का मतलब है इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नोट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट? इट इज वेरी मच पर्टिनेंट टू नोट दैट इंडिया इज वेरी डाइवर्स कंट्री। इंडिया एक बहुत डाइवर्सिफाइड देश है जहां बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारे टाइप के लोग, कास्ट, क्रीड वाले लोग रहते हैं। एंड एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इनवाइट्स रॉथ। जब भी गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेके आती है, कोई नया लॉ लेके आती है, तो डेफिनेटली लोगों का रॉथ और लोगों का जो एंगर है, लोगों का जो भी एंगर है, जो भी लोगों का डाइसेंट है, ऑपोजिशन है, वो काफी ज्यादा कॉमन होगा ही होगा फ्रॉम एटलीस्ट वन सेक्शन ऑफ द पीपल। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई लॉ आता है तो किसी ना किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उससे दिक्कत होती है। तो यही सेम चीज बोलिए कि क्योंकि इंडिया इतना डाइवर्स नेशन है तो किसी ना किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को तो दिक्कत आएगी जैसे ही कोई नया लॉ इम्प्लाई होगा। इन ऑर्डर फॉर द स्टेट टू मेंटेन द लॉ, तो टू मेंटेन द पीस एंड द हार्मनी, to maintain the peace and the harmony and to balance out all these viewpoints and in order to stop the people from inciting violence, और लोगों को रोकना ताकि वो violence, दंगे फसाद या protest जैसी चीजें ना करें, and attempting to overthrow the elected government, the law is required even today। तो इसने कहा मे बी यूके में रिक्वायर्ड ना हो, लेकिन इंडिया जैसे डाइवर्स देश में जहां पर लोगों के कभी कभी लोग उग्रवादी हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो यहां पर सेडिशन का लॉ इज रिक्वायर्ड इन द कंट्री ऑफ इंडिया। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट आता है आपका यहां पर क्वेश्चंस। तो ये दोनों व्यू पॉइंट्स हमने समझ लिए, अब इस पे क्या क्या क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन ने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू विल स्ट्रांगली अंडरमाइन शाम्स आर्ग्यूमेंट। तो ये वाला जो अंडरमाइनिंग है और हमें इफ ट्रू वाली वर्ड या टर्मिनोलॉजी दे रहा है, दैट क्लियरली इंप्लाइज कि ये आपका एक वीकनिंग क्वेश्चन है। अब वीकनिंग का मतलब होता है दैट यू हैव टू क्रिएट द डाउट ऑन ऑथर्स कंक्लूजन। तो आपको डाउट क्रिएट करना है ऑथर के कंक्लूजन पर, मतलब शाम के कंक्लूजन पर डाउट क्रिएट करना है। एंड एज आई ऑलवेज से, वीकनर का ये मतलब नहीं होता कि आप आर्ग्यूमेंट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो। आर्ग्यूमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने वीकन करना है, उसमें से थोड़ी सी स्ट्रेंथ खींचनी है, उसको थोड़ा सा कमजोर बनाना है। तो कौन सा ऑप्शन है जो आर्ग्यूमेंट को यहां पर वीक कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन कहता है A provision being misused implies a law being misused। इसने कहा कि अगर कोई भी प्रोविजन को मिसयूज किया जा रहा है तो इसका मतलब हम ये मान लेंगे कि लॉ को मिसयूज कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन कहना चाहता है कहीं ना कहीं कि सेडिशन को मिसयूज कर रहे हैं, तो हम ये मान रहे हैं पूरे के पूरे लॉ को मिसयूज कर रहे हैं। तो ये आपका डिस्ट्रॉयर जैसा ऑप्शन है, काफी एक्सट्रीम ऑप्शन है, जो आपके ऑथर की आर्ग्यूमेंट को वीकन करने की जगह कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहा है। सेकंड ने कहा मेयर पॉसिबिलिटी, एक उम्मीद है, एक आशंका है कि मिसयूज किया जाएगा सेडिशन के प्रोविजन को। इसका लेकिन ये मतलब नहीं है प्राइमा फेसी दैट इट विल इनवैलिडेट द लेजिस्लेशन। जस्ट बिकॉज सेडिशन के प्रोविजन को चांसेस हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स शायद मिसयूज करेंगे, हम ये नहीं मान सकते इंडिया के सिनेरियो में कि एंटायरली ये लॉ को ही इनवैलिडेट मान लो, सेडिशन के पूरे लॉ को ही इनवैलिडेट मान लो। तो इस केस में ये आपका एक करेक्ट वीकनर हो सकता है, दैट इज क्रिएटिंग अ डाउट ऑन द कंक्लूजन ऑफ द ऑथर। थर्ड ने कहा इंडिया में जो सेडिशन है उसको यूज किया जाता है अलग तरह से अगर हम यूके से कंपेयर करें। तो ये यहां पर अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन है क्योंकि यूके में से सेडिशन को रिमूव कर दिया गया है। तो क्लियरली इट्स अ फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड हेंस इट हैज टू बी इनकरेक्ट। डी ने कहा सेडिशन शुड बी देयर इन लॉ टू फ्री पीपल फ्रॉम ओप्रेशन। सेडिशन को इसलिए रखना चाहिए ताकि लोगों को हम ओप्रेशन से बाहर निकाल सकें। ओप्रेशन जैसा पैसेज में कोई मेंशन भी नहीं है और ओप्रेशन इज ऑन दी अनदर ग्राउंड वेरी मच एन एक्सट्रीम ऑप्शन, जैसा कि पैसेज में भी डिस्कस नहीं था। दैट विल मेक बी द करेक्ट आंसर चॉइस। अनदर क्वेश्चन, पूरे पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है? तो यहां पर नॉट पैसेज, शाम के आर्ग्यूमेंट का सेंट्रल आइडिया क्या है? तो शाम कि आर्ग्यूमेंट का सेंट्रल आइडिया था कि सेडिशन को रिमूव कर देना चाहिए इंडिया में से भी या बाकी की कंट्री में से भी, क्योंकि यूके से रिमूव हो चुका है और सेडिशन जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है। दैट वाज अ सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया और सेंट्रल थीम होता है बेसिकली पूरे आर्ग्यूमेंट का मेन आइडिया, और आई वुड से मेन आइडिया इन अ सिंगल सेंटेंस। तो ये होता है आपका सेंट्रल थीम। उस केस में अगर आपसे पूछे कि यार टॉपिक क्या है उसके आर्ग्यूमेंट का, दैट इज द सेंट्रल आइडिया। तो यहां पर इंडिया को यूके के लॉ को फॉलो करना चाहिए और सेडिशन को रिमूव कर देना चाहिए। कंसिडरेबल ऑप्शन, कंसिडर कर सकते हैं कि इंडिया को भी यूके के सेम फुटप्रिंट्स पर चलना चाहिए। लॉ ऑफ सेडिशन शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज बेटर। जब कभी भी ट्रैप चॉइसेस आए तो इस केस में आप देख सकते हैं बी ज्यादा बेटर है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की वजह से सेडिशन को रिमूव करना वाज द मेन आइडिया ऑफ शाम, लेकिन इंडिया को यूके को फॉलो करना चाहिए, ये चीज पैसेज में एज सच गिवन नहीं थी उसके आर्ग्यूमेंट में। सी ने कहा इंडियन सोसाइटी में फ्रीडम ऑफ स्पीच पार्ट ऑफ कल्चर है एंशियंट टाइम से। एंशियंट टाइम से कॉन्स्टिट्यूशन में तो आया है, बाद में एंशियंट टाइम कहाँ गया? एंड नो लॉ मेड बाय मेन शुड फॉरगेट दैट। ये काफी वेग ऑप्शन चॉइस है, पैसेज से भी रिलेट नहीं कर रहा, एंड मेकिंग सी एंड डी इनकरेक्ट चॉइसेस, देयरफॉर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। अनदर क्वेश्चन, कौन सा यहां पर assumption होगा राम के आर्ग्यूमेंट में? तो assumption, as we have studied in the class, assumption is like a bridge that is between premises and your conclusion। तो इनके बीच का वो ब्रिज होता है, that is the assumption bridge। तो आपको पता है राम के आर्ग्यूमेंट का प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन क्या था? प्रेमिसेस था इंडिया क्योंकि डाइवर्स कल्चर है, इंडिया में ऐसा होता है वैसा होता है, लोग उग्रवादी हो सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, देयरफॉर द कंक्लूजन वाज सेडिशन लॉज आर रिक्वायर्ड इन अ कंट्री लाइक इंडिया। दैट वाज अ कंक्लूजन। इसके पीछे राम के आर्ग्यूमेंट में क्या रहा होगा राम का असम्पशन, वो निकालना है आपको।
सेडिशन को अबॉलिश नहीं कर सकते ऐसी कंट्री में जिसमें मल्टी एथेनिसिटी है, मतलब जहां पर वेरियस कल्चर के लोग हैं, जहां डाइवर्स कल्चर के लोग हैं, जहां डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, वहां पर ऐसी कंट्री में सेडिशन को रखना जरूरी है। ये समवेयर अजम्पशन था राम का, बिकॉज ऑफ द वेरिड कल्चर। कंसिडर कर सकते हैं सेडिशन को अबॉलिश कर देना चाहिए ऐसी कंट्री में जो मल्टी एथेनिसिटी हो। ये तो क्लियरली फॉल्स है, उसने अबॉलिश करने के लिए नहीं बोला था, उसने तो रखने के लिए बोला था, तो ये तो क्लियरली आपका फॉल्स आंसर में जाएगा। डेमोक्रेटिक कंट्री में एवरी टाइप ऑफ लॉ इज इंपॉर्टेंट। अब ये एवरी टाइप ऑफ लॉ की वजह से काफी एक्सट्रीम चला गया कि हर टाइप का लॉ इंपॉर्टेंट है। डिस्कस सिर्फ सेडिशन हुआ था, सेडिशन रिक्वायर्ड है कि नहीं है यार वो बता दो, हर टाइप का लॉ इंपॉर्टेंट है ये चीज भी नहीं बताई, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन में होगा। नन ऑफ द अबव इज आल्सो योर इनकरेक्ट ऑप्शन, देयरबाय ए विल बी द बेस्ट सूटेड आंसर फॉर दिस assumption। अगला क्वेश्चन, Which of the following can be inferred from Ram's argument? तो अब आपने राम के आर्ग्यूमेंट के प्रेमिसेस समझे हैं, and whenever you are looking into the inferences, you need to focus on all the chain of premises given to you। तो राम का एक बार आर्ग्यूमेंट रिविजिट कर लेते हैं ताकि हम लोग क्लियरली इसकी इन्फरेंस निकाल पाए। राम ने कहा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, और ऐसी कंट्री में जब भी कोई नया लॉ आता है, जब भी कोई नया पॉलिसी आता है, तो काफी लोगों का एंगर, रॉथ निकल के आता है किसी ना किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का। तो पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ताकि लोग वायलेंट ना हो जाएं, लोग इन सब चीजों को डिस्टर्ब ना करें, लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना जाएं, सेडिशन जैसा लॉ कंट्री में रिक्वायर्ड है। तो ये सब बातों से आपने क्या इन्फर किया? इन्फरेंस इज ऑलवेज योर कैलकुलेटेड अप्रोच। प्रेमिसेस को केयरफुली, थॉरोली ऑब्जर्व करने के बाद जो चीज आप इन्फर करते हो वो बन जाता है आपका इन्फरेंस। तो यहां पर इन्फरेंस क्या हो सकती है? नंबर 1, डाइवर्सिफाई कंट्री शुड बी वेरी केयरफुल इंट्रोड्यूसिंग इन अबॉलिशिंग लॉ। कि जो डाइवर्सिफाइड कंट्री होती है, जहां अलग अलग कल्चर्स होते हैं, उनको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है जब भी वो कोई नया लॉ लेके आए या कोई पुराने लॉ को रिपील करें। तो क्या पैसेज ने राम के आर्ग्यूमेंट में ये शो करा कि जब भी कोई नया लॉ लाओ तो बहुत केयरफुल हो जाओ कि यार लॉ लाना है कि नहीं लाना, लॉ हटाना है कि नहीं हटाना? ये इन्फ्लुएंस नहीं थी राम के आर्ग्यूमेंट की। दैट हैज टू बी द क्लियर एलिमिनेटर। बी ने कहा इंडिया इज नॉट एज डेवलप्ड एज यूके इन टर्म्स ऑफ लॉ। क्या डेवलपमेंटल इशू के बारे में राम का आर्ग्यूमेंट था कि कौन सी कंट्री डेवलप कर रही है, कौन सी कंट्री डेवलप नहीं कर रही है, कौन सी ऊपर पहुंच गई, कौन सी नीचे पहुंच गई? ये चीज राम के आर्ग्यूमेंट में गिवन ही नहीं थी, तो ये भी आपका क्लियरली गलत आंसर में जाएगा। सी, लॉज लाइक सेडिशन ऑलवेज इंसाइट वायलेंस। अब ये बहुत एक्सट्रीम है। इसने कहा जब जब सेडिशन जैसे लॉ आएंगे तब तब हिंसा होगा, वायलेंस होगा, दंगे फसाद होंगे, ऐसा भी राम ने नहीं कहा है। डी, सेडिशन जैसा लॉ रिक्वायर्ड है, प्री रिक्विजिट है, रिक्वायर्ड रहता है कहां पर? इंडिया जैसी कंट्री में, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री मल्टी एथेनिसिटी कंट्री है, वेरिएड सोशल कल्चर्स की कंट्री है, तो यहां पर सेडिशन का होना जरूरी है। यही तो राम ने कहा था। तो इसका मतलब है डी आपकी यहां पर बेस्ट इन्फ्लुएंस है एज पर राम्स आर्ग्यूमेंट। अगला 11th, Which of the following evidence justifies the statement? तो यहां पे कौन सा एविडेंस है जो जस्टिफाई कर रहा है कौन सी स्टेटमेंट को? कि इंडिया एक डाइवर्स कल्चर है, कंट्री है, और कोई भी डिसीजन जब आप यहां पर लेके आते हो, कोई भी नया पॉलिसी या लॉ लेके आते हो, जब भी कोई गवर्नमेंट लेके आती है, तो उस चक्कर में लोगों का भड़काव, रॉथ और एंगर देखने को मिलता है, कम से कम किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का तो डेफिनेटली, या एक कम्युनिटी का या एक ग्रुप ऑफ पीपल का तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो इस बात के लिए आपको विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस जस्टिफाई द स्टेटमेंट, मतलब कौन सा ऑप्शन यहां पर इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेगा? तो सॉर्ट ऑफ भी आपका ये ना एक तरीके से डिस्गाइज्ड इन्फरेंस स्टेटमेंट है, क्योंकि ये आपसे मांग रहा है कि इस स्टेटमेंट का बेस्ट जस्टिफिकेशन आउट ऑफ इट। तो देखते हैं कौन सा बेस्ट जस्टिफिकेशन होगा यहां पर। नंबर 1 है आपका इंडिया इज नॉट अ डाइवर्सिफाइड कंट्री। तो ये तो क्लियर एलिमिनेटर है। जो भी ऑप्शन आपके प्रेमिसेस को फॉल्सिफाई करते हैं वो हमेशा गलत आंसर होते हैं, एज वी डिस्कस्ड इन द क्लास। नंबर 2, यूके एंड इंडिया आर इक्वली डाइवर्सिफाइड। ये भी गलत आंसर है कि यूके और इंडिया इक्वली डाइवर्सिफाइड है। ये चीज पैसेज में नहीं बताई कि यूके डाइवर्सिफाइड है कि नहीं। इंडिया के लिए तो बोला, लेकिन यूके डाइवर्सिफाइड है ये पैसेज ने नहीं बताया। Latest report of National Crime Records Bureau stated
कि rise in the conspiracy to overthrow the government by use of force and violence. Now this could be your exact supporter. आपको निकालना है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का बेस्ट सपोर्टर, तो ये वाला जो सी ऑप्शन है वो बेस्ट आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है। कैसे कि हमने रिसेंटली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक डेटा पढ़ा जहां पे हमें पता चला कि काफी लोग कंस्पायर कर रहे हैं, काफी लोग षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे उनको गवर्नमेंट को ओवर पार करना है, फोर्स और वायलेंस इस्तेमाल करके कैसे उन्हें गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन करना है, दंगे फसाद करने हैं, गवर्नमेंट को पार से रिमूव करना है। तो दैट इज द क्लियर सपोर्टर ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट कि इंडिया डाइवर्सिफाइड कंट्री और लोगों का रॉथ आता है किसी ना किसी सेक्शन ऑफ पीपल का, वो रॉथ यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर गिवन है, मेकिंग सी द करेक्ट आंसर। देयरफॉर नन ऑफ द अबव विल बी द इनकरेक्ट ऑप्शन चॉइस। That's it for today। तो इसी तरह से आपने भी लॉजिकल रीजनिंग के पैसेजेस को थॉरोली पढ़ना है। पैसेजेस कभी कभार अगर आपको नहीं समझ में आते, बच्चों को बहुत बार लगता है कि मैम 90% या 70% या 80% पैसेज समझ में आया, एक दो लाइन एक दो वर्ड समझ नहीं आए, तो वहां पर कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं होती है। आप उसको अगर रिलेटेबिलिटी रीडिंग से पढ़ेंगे तो एक दो जो मुश्किल शब्द हैं उनके मीनिंग क्लियर हो जाते हैं या रिलेटेबिलिटी से उनका अंदाजा हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपको एंटायरली पूरा पैसेज ही नहीं समझ में आता है तो आपको एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वेरीड रीडिंग से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज पे वर्क कर सकें। लॉजिकल रीजनिंग बच्चा हमेशा एक आपका लैंग्वेज बेस्ड सेक्शन है। आपको यहाँ पर लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना जरूरी है। ओनली देन यू कैन सक्सेस एंड एस इन दिस सेक्शन। तो इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस को जोरों शोरों से करते रहिए, उसमें कमी मत आने दीजिए, क्योंकि क्लैट में रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 3 महीने। अब कमी आई तो सपना साकार होने में मुश्किल हो सकती है। सो कीप स्टडीइंग हार्डर। टेक केयर एवरीवन। बाय बाय ऑल।